गर्ल्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है। क्योंकि जो नोबल गैसेस का मेन अकरेंस होती है वो होती है इन द एटमॉस्फेयर, तो वहीं से उनको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो लास्ट में है वो है आइसोलेशन ही है, लेकिन पर्टिकुलरली हीलियम की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नोबल गैसेस हैं नो डाउट एटमॉस्फेयर में मेन है वो, लेकिन जो हीलियम है विच इज़ अ नोबल गैस, वो नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वहीं से उसको आइसोलेट कर सकते हैं आप। कमर्शियल स्केल पे अगर हीलियम आपको चाहिए तो दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस किस किस का मिक्सचर होता है? नेचुरल गैस कंटेन्स हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हीलियम। तो ये इसका कंस्टिट्यूएंट है इसके नेचुरल गैस के। तो वो डिस्कस करेंगे हम आज, आइसोलेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम नेचुरल गैस। Helium is present in natural gas from which it is commercially obtained. Natural gas contains hydrocarbon, carbon dioxide, nitrogen, H2S and helium as main constituent. तो आपको पूछा जा सकता है what are the constituents of natural gas? तो आपको ये पांचों constituents लिखने हैं नेचुरल गैस के, पानी तो साथ में होगा ही होगा। नेचुरल गैसेस तो कैसे आइसोलेट करते हैं वो पढ़ेंगे हम अब। सबसे पहले आप नेचुरल गैस इज़ फर्स्ट कंप्रेस्ड and the compressed gas is bubbled through a mixture of monoethanol amine and ethylene glycol when impurities such as carbon dioxide and H2S and water are absorbed. जब आप गैस नेचुरल गैस को कंप्रेस करेंगे और फिर कंप्रेस गैस को बबल की फॉर्म में पास करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल और मोनोएथेनॉल अमीन से, तो जो आपका H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर आप पास कर सकते हो थ्रू सिलिका जेल, कि अगर थोड़ा पानी बचा है तो वो उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मतलब बोलेगा हो गया कि नेचुरल गैस में से H2S भी रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गई और वाटर भी रिमूव हो गया। अब जो नेचुरल गैस बची दैट इज़ कंटेनिंग ओनली हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अब इस गैस को, जिसमें अब ये तीन चीज़ें बची हैं, इसको कंप्रेस करेंगे आप टू अबाउट 100 एटमॉस्फेयर एंड कूल करेंगे -200 डिग्री सेल्सियस तक। तो हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन गेट्स लिक्विफाइड। यहाँ मोस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि सारा नाइट्रोजन अभी लिक्विफाई नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा बट मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गेट्स लिक्विफाइड। तो जो थोड़ा नाइट्रोजन बचेगा गैस को फर्दर कंप्रेस करेंगे इस प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे, तो जो थोड़ा सा नाइट्रोजन बचा होगा वो फिर और दोबारा से लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हीलियम मेनली हीलियम है, लेकिन उसमें 2% नाइट्रोजन अभी भी बचा है एज इम्प्योरिटी। तो अब क्या करेंगे उसको, आप उसको लास्ट ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए इट इज़ कैप्ड इन कंटैक्ट विद एक्टिवेटेड चारकोल एट -190 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो है उस एक्टिवेटेड चारकोल पर, जो 2% बचा है नाइट्रोजन, वो उस एक्टिवेटेड चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। और आपके पास जो बचेगा वो है सिर्फ हीलियम, और वो जो हीलियम होगा दैट इज़ 99.9% प्योर, क्योंकि आपने जो भी उसमें और कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनको आपने रिमूव कर दिया है, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द आइसोलेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम नेचुरल गैस। अब जो नेक्स्ट करना है दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। तो वो तो आपको वैसे बता ही दिया है मैंने कि नोबल गैसेस की जब हम बात करते थे तो स्टार्ट में हम ये बोलते थे कि इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है, क्योंकि दे आर गैसेस बट दे आर इनर्ट, ठीक है। इनर्ट क्यों है? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करती और ये मोनो एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है। मतलब हीलियम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, हीलियम विल रिमेन एज मोनो एटॉमिक He नॉट He2, राइट। तो मतलब ये इतने इनर्ट है कि ये आपस में भी कंबाइन नहीं करते और ये कंपाउंड भी नहीं बनाते, ठीक है। तो हमने इनको क्या बोला था? इनर्ट, राइट। तो वही रीज़न था कि हमने इनको क्यों इनर्ट बोला, राइट। तो उसका देखेंगे हम। Prior to 1962, it was believed that noble gases do not combine and so no compounds of noble gases are formed, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोला? इनर्ट गैस। और उसके रीज़न क्या दिए थे? उसके रीज़न ये दिए थे कि ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती, ये इनर्ट गैसेज हैं क्योंकि इनकी कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। हीलियम NH2 है, बाकी सारे NH2 NP6 हैं। इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इनकी ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है
और गेन भी नहीं करते बिकॉज दे हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, राइट। तो इस वजह से हम ये रीज़न देते थे कि इसलिए ये इनर्ट है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में जब, ठीक है, तो हम ये बोलते थे कि दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज, क्योंकि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ना लूज़ कर सकते, ना गेन कर सकते और ना शेयर कर सकते। तो ऑब्वियसली कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए या तो लूज़ करना पड़ता है, या गेन करना पड़ता है, या शेयर करना पड़ता है। तो ये तीनों ही नहीं करते, इसलिए हम ये बोलते थे अर्लियर कि दे आर इनर्ट, दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। लेकिन क्या हुआ, इन 1962 एन बार्टलेट जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स फ्लोरीन के साथ, PTF6, ठीक है, एन बार्टलेट वाइल इन्वेस्टिगेटिंग PTF6 ऑब्जर्व्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको? प्लेटिनम का हेक्साफ्लोराइड जो था उसको उसने बोला कि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इट ऑक्सीडाइजेज O2 टू O2 प्लस, ठीक है। प्लेटिनम F6 इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीजन न्यूट्रल O2, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पे, टू O2 प्लस, ठीक है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये तो था कि जब वो प्लेटिनम के फ्लोराइड को स्टडी कर रहा था, लेकिन उसने साथ ही साथ ये बोला कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन की होती हैं ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ ही जिनोन की भी होती हैं, ठीक है। कैसे? जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जिनोन की 1170 है, ऑक्सीजन की 1175 किलो जूल है, उस तरह से जो डायमीटर है दोनों का सेम है, 4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन की जिनोन की तरह होती हैं, तो उसने ये सोचा कि जब ऑक्सीजन प्लेटिनम F6 के साथ रिएक्ट कर सकता है तो जिनोन क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता। इसका मतलब जिनोन भी प्लेटिनम के हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकता है और एक नया कंपाउंड बना सकता है। तो उसने वही किया, उसने ऑक्सीजन की जगह जिनोन ले लिया, प्लेटिनम का हेक्साफ्लोराइड लिया, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस तरह से इसने ऑक्सीजन को O+ में ऑक्सीडाइज किया था, उसी तरह से जिनोन को भी प्लस में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट। तो मतलब क्या हो गया कि आपने या बार्टलेट ने एक जिनोन का कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो ये था जो फर्स्ट कंपाउंड डिस्कवर हुआ था नोबल गैसेस का, और जो किसका बना था, जिनोन का विद प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका सबसे पहले कंपाउंड डिस्कवर हुआ और किसके साथ बनाया उसने कंपाउंड, ठीक है। तो ये है फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एनी नोबल गैस एंड दैट इज ऑफ जिनोन। अब आपने देखा कि इस तरह से जैसे जिनोन ने कम्प्लेक्स बनाया प्लेटिनम के हेक्साफ्लोराइड के साथ, इस तरह से जिनोन के और कंपाउंड्स भी बने, कुछ ऑक्सीजन के साथ, कुछ फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इस मतलब मैक्सिमम जो कंपाउंड बने वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बने, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों। लेकिन अब रीज़न आता है कि फॉर लेट डिस्कवरी, कि क्यों इतनी लेट डिस्कवरी हुई कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस की, ठीक है। तो उसका रीज़न तो आपको बता ही दिया कि अर्लियर ये सपोज माना गया कि क्योंकि इनकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, इनकी टेंडेंसी ना तो लूज़ करने की है, ना गेन करने की है, ना शेयर करने की है, तो ये मान लिया गया कि ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिर बाद में बार्टलेट ने जब कंपाउंड बनाया तो फिर एक कंपाउंड बना जिनोन का। तो ये हुए कि लेट डिस्कवरी के रीज़न, ठीक है। तो वो तो कुछ रीजंस थे, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन कुछ और रीज़न भी थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। तो एक था कि फ्लोरीन के साथ मेनली कंपाउंड बनाता था कि फ्लोरीन गुड क्वालिटी का अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन ऑफ गुड क्वालिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन रेजिस्टेंट ग्रीसेस, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो उसके लिए नॉन रेजिस्टेंट ग्रीसेस लगानी पड़ती हैं, वो भी अवेलेबल नहीं थी। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनर्ट मटेरियल टू हैंडल फ्लोरीन गैस, क्योंकि मैंने बता दिया कि फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव है, बर्स्ट करता है, तो एक ऐसा मटेरियल लेना पड़ता है जो इसके साथ रिएक्ट ना करे, वो भी अवेलेबल नहीं था। दूसरा था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ नोबल गैसेस। उस टाइम पे नोबल गैसेस भी इतना इन्वेस्टिगेट नहीं हुई थी, तो देयर वर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। तो दीज आर द रीजंस in addition to the reasons which we have earlier discussed
दैट इज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज़ NS2 NP6। वो तो थे रीज़न, लेकिन ये 4 रीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। अब एक लास्ट में हमने डिस्कस करना है कि आपने ये देखेंगे कि जो भी कंपाउंड्स बनते हैं मोस्टली जिनोन के बनते हैं मैक्सिमम, क्रिप्टॉन भी कुछ कंपाउंड्स बनाता है, और जो मैक्सिमम कंपाउंड्स बनते हैं वो किसके साथ बनते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो वो रीज़न देखेंगे हम कि वाई डू कंपाउंड्स इन्वॉल्व रिएक्शन विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कि वाई कंपाउंड्स ऑफ जिनोन एंड टू सम एक्सटेंट क्रिप्टॉन आर फॉर्म्ड ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसका मतलब क्या है, अब जिनोन की जब हम कन्फिग्रेशन, जिनोन की पर्टिकुलरली बात करेंगे, वही क्रिप्टॉन के लिए भी आएगा। जिनोन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जिनोन और कुछ एक्सटेंट तक क्रिप्टॉन, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कंपेरेबल है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपेरेबल रहती है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट, तो मतलब क्या हो गया बोलने का, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो जिनोन को भी करना चाहिए और क्रिप्टॉन को भी कुछ एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए। तो क्या रीज़न है कि क्यों जिनोन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड बनते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो कंपेरेबल हैं टू कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जिनोन की मैंने आपको पीछे बताई थी, जिनोन की होती है 1170 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की आपने यहाँ 1314 लिखी है, बट इट इज़ 1175। ठीक है, 1175 किलो जूल पर मोल। मतलब बोलने का है कि ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की और कार्बन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो जिनोन और क्रिप्टॉन को ऑलमोस्ट रिजेंबल करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनके कंपाउंड्स बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो जिनोन एंड टू सम एक्सटेंट क्रिप्टॉन को भी लूज करने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इनके कंपाउंड बनते हैं। अब हीलियम, नियोन और आर्गन के क्यों नहीं बनते, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये लूज नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो हीलियम, नियोन और आर्गन ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन जिनोन एंड टू सम एक्सटेंट क्रिप्टॉन कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन से कंपैरिजन में है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसमें भी जिनोन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्रिप्टॉन की कम रहती है, तो उसके कंपाउंड कम बनते हैं, जिनोन के सबसे ज़्यादा। अब क्योंकि जिनोन और टू सम एक्सटेंट क्रिप्टॉन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो ये कंबाइन उन्हीं के साथ करेंगे जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी। ठीक है, क्योंकि मतलब बोलने का वही है कि क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ज़्यादा होती हैं लेकिन कंपैरेबल हैं। ठीक है, लेकिन कंबाइन ये उन्हीं के साथ करेंगे जिनकी टेंडेंसी गेन करने की ज़्यादा होगी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये लूज़ करेंगे, और गेन करने वाला भी वो होना चाहिए जो इजीली गेन कर पाए। इजीली गेन कौन कर सकते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो बस जिनोन एंड क्रिप्टॉन किसके साथ कंपाउंड बना सकते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि देगा तब कोई लेने वाला हो, और लेने वाला स्ट्रांग लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की टेंडेंसी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत ज़्यादा होती है, तो जिनोन उन्हीं के साथ कंबाइन कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो कंपाउंड्स बनते हैं मैक्सिमम जिनोन और क्रिप्टॉन के, वो बनते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो है वो है कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर्स। तो वो मैं कुछ कंपाउंड्स के आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो समझना है आपको। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद ही करनी है, स्ट्रक्चर है थोड़ा समझने का, वो मैं आपको करा दूँगी। बाकी जो मैं करा दूँगी ठीक है, जो नहीं होगा वो आप खुद करोगे। थैंक यू।